चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा था, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, खूब लड़ा मर्द ये बुंदेलखंड का राजा था। तो हमारे समक्ष शिवम जी बैठे हैं, बिल्कुल छोटे भाई और बहुत ही आत्मीयता से जुड़े हुए। निश्चित रूप से जो इनकी उपलब्धि है संपूर्ण परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ से ये संबंधित रहे हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो अभी भी अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है, तो वहाँ पर बुंदेलखंड आता है। और उस क्षेत्र से निकला हुआ ये बंदा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में आज कोषाधिकारी के रूप में, खजाने के मालिक के रूप में हमारे पास बैठे हैं। शिवम, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, प्रणाम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो मैं चाहूँगा कि अभी अनौपचारिक वार्ता के क्रम में पता चला था कि पिताजी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसके पहले भी आप साक्षात्कार में 75 से अधिक अंक प्राप्त करते रहे हैं, 75 अंक प्राप्त करते रहे हैं। तो ये चीज़ होती है कि जो माँ बाप का संस्कार होता है, जो माँ बाप की योग्यता होती है, गुण होता है, वह बच्चों में मुखरित होता है। इसीलिए संतान शब्द भी सार्थक है कि वहाँ से वो परंपरा आगे बढ़ती है, सतत रूप से बढ़ती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने संदर्भ में, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में संक्षेप में बताएं। बिल्कुल सर। सर जैसा कि मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैंने अभी पीसीएस जो 23 का रिजल्ट आया है उसमें यूपी में 10वां स्थान प्राप्त किया है, तो मेरा चयन हुआ है। और मैं मूलतः बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। तो जैसे सर ने मेरे पिताजी का वर्णन किया कि समाज सेवी हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरे जीवन में मेरे आइकॉन हैं, मेरे आइडल हैं और वो समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। तो वो असंगठित क्षेत्र में समाज सेवा करते रहे, कोई संस्थागत उनका ऐसा प्रयास नहीं था, लेकिन अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से उन्होंने समाज सेवा का प्रयास किया है। तो उनसे मुझको मोटिवेशन मिला कि मैं ऐसे किसी संस्था में जाता हूँ, संगठन में जाता हूँ, जिससे मैं समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, तो मैंने पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करी। और सर ने जैसा कि अभी चर्चा की है कि मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता हूँ, चूंकि वो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, तो ये सही बात है कि बुंदेलखंड को सामाजिक और आर्थिक जो मानदंड है उनमें पिछड़ा क्षेत्र माना गया है। और मैं बचपन से, जब मैंने 12th कंप्लीट किया, मेरा थोड़ी सा प्रज्ञा आई मेरे दिमाग में, तो मुझे इस लगा कि जो ये बुंदेलखंड में चुनौतियां हैं, इसको सुधारने में, बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। तो सर अब आज ये कहना कि बुंदेलखंड पीछे है, तो अब सर तक संगत नहीं है। अब तो मैं कहूँगा बुंदेलखंड हमारी यूपी का ही नहीं, पूरे इंडिया का ग्रोथ इंजन बन के उभरने वाला है। और बुंदेलखंड के लोगों के अंदर बहुत प्रतिभा है, वो इस समय हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। मैं एक लाइन के साथ अपनी बात कंक्लूड अभी करूंगा। अभी बुंदेलखंड के जी 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 कि बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेली बानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। वाह 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 जी। तो निश्चित रूप से पानी में आग है और आग में पानी है, दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। और सबसे अधिक चीज है कि ज्योति है। हमारी भारतीय सभ्यता का जो आदर्श है, मूल्य है, उसे सत्यम, शिवम और सुंदरम के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सर। और आपके नाम के साथ शिवम है और निश्चित रूप से कल्याणप्रद है। और फिर जो आपने अपनी लगन और मेहनत से सत्यनिष्ठा दिखाई, इस रूप में सत्यम भी है। और आगे प्रशासनिक सेवाओं में जो आप बेहतर काम करेंगे, 2-4 लोगों के भी आंखों के आंसू अगर आप पहुंच ले गए, तो निश्चित रूप से वो जीवन सुंदरम बन जाएगा। तो इस रूप में जो सत्यम, शिवम और सुंदरम की त्रिवेणी यहाँ पर प्रज्ञा प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, निश्चित रूप से आगे इसको और बढ़ना है। अभी आपका चयन कोषाधिकारी के रूप में हुआ है और निश्चित रूप से भविष्य के एसडीएम के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। और अगला जो इंटरव्यू होगा वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग, क्योंकि हमारे ढेर सारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो इसे प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं, तो संक्षेप में जो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस रूप में आगे बढ़ी, और फिर उसके बाद एक प्रश्न ये रहेगा, दूसरा जो प्रारंभिक जिस परीक्षा से आप सफल हुए हैं, जिस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति, मुख्य परीक्षा की रणनीति और साक्षात्कार की रणनीति, हम लोग क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे। जी, तो आप शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि कैसे बुंदेलखंड का पाठा यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल सर। सर मेरी शुरुआती जो शिक्षा हुई है जी, तो वो गांव के सरकारी स्कूल में हुई है, गांव में। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया
फिर मैंने MSc कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इतिहास विषय से मेरा JRF है और वर्तमान में मैं इतिहास विषय के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूँ और साथ में सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहा था। ये PCS में मेरा चौथा प्रयास था और इंटरव्यू ग्रुप में देखा जाए तो मेरा तीसरा इंटरव्यू था। पिछली बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन अंतिम में 1 नंबर से रुक गया था, जिस सर आपको मैंने बताया भी। जी। तो उस चीज को लेके काफी निराशा हुई, लेकिन आपसे मैं जब मिला, जब इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था मेरा और नहीं आया था, तो आपने कहा कि शिवम ये 1 नंबर तुमको बहुत ऊपर रैंक दिलाएगा, जो 1 नंबर ये कम हुआ है, अभी तुमको छोटा पद पा जाते हो, फंस जाते इसमें। और तो आपने जो मनोबल सर वो प्रदान किया, तो सर उसी का आज परिणाम है कि सर मैं आपके सामने हूँ। निश्चित रूप से शिवम जी, मुझे याद है कि 2018 बिल्कुल सर 2018 से आपने साक्षात्कार देना शुरू किया था और आज 18/4/22/24 एक तरह से परीक्षा की पंचवर्षीय योजना चली जी सर, और आपने वहां पर जो सफलता का पंचामृत है स्वयं पान किया, हम सब लोगों को भी पान करा रहे हैं। तो ये चीज बताती है जैसे कि भगवान शिव जो हम सबके आराध्य हैं, आपके भी आराध्य हैं, आप वहाँ पर अपनी DP में हम अक्सर देखा करते थे, तो उसमें लिखा रहता था। तो जैसे उन्होंने गरल पिया और उनका कंठ नीला हो गया, उसी प्रकार से आप 18 से लेकर के अभी तक जो असफलता का विष है, असफलता का गरल है, उसको आप पान करते रहे और आज वह जो गरल पान था आज एक सफलता की अमृत के रूप में हमारे शिवम ने दिया है। इसके लिए मुझे बहुत आप पर फक्र है, गर्व है और मुझे वास्तव में इसका परमात्मा साक्षी है कि मुझे बहुत आंतरिक अनुभूति और प्रसन्नता हो रही है। आंखें बिल्कुल तरलित हैं कि नहीं, जो मेरा अनुज है, मेरा मित्र है, मेरा आत्मीय है, आज हमारे समक्ष सफलता के रूप में बैठा है। एक समय ऐसा भी आया था कि निराशा का दौर शुरू हुआ था कि सर क्या करें, कुछ और किया जाए। तो संक्षेप में उसको बताइए। जी, मैं थोड़ी सा इसको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि सर से मेरा परिचय जो सामने भौतिक रूप में हुआ था वो 2018 में हुआ था, लेकिन उसके 1-2 साल पहले से मैं सर का नाम सुन रहा था, डॉक्टर CL त्रिपाठी। तो सुनने में आता था कि ये संस्कृत विषय में और इतिहास विषय और हिंदी विषय के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो फिर इनसे मिलना नहीं हो पा रहा था। 2018 में इनसे मेरा पहला परिचय हुआ। इन्होंने 2018 में तो मैं इनसे छात्र के रूप में ही जुड़ा रहा। इन्होंने मुझको हिंदी और निबंध के विषय में जो मार्गदर्शन दिया वो तो उसके में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन 2019 और 20 के बाद से इनका मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य की बजाय छोटे भाई और बड़े भाई का हो गया। इनका जो मुझे स्नेह प्रेम मिलता रहा वो तो सर उसको मैं क्या वर्णन करूं। और लेकिन जो सर ने बताया कि इस तैयारी के दौरान में कई बार जो डिमोटिवेशन में हम लोग चले जाते हैं, तो ये निश्चित बात है कि इस 5 साल की इतनी लंबी यात्रा में जब मैं एक बार पहली बार इंटरव्यू दिया, दोबारा दिया, तिबारा दिया, मेरा नहीं जब हुआ, तो मैं सर के पास जाता था कि सर मैं तैयारी बंद कर रहा हूँ, अब सर मैं अपनी पर्सनल कोचिंग डाल लूंगा, मैं अब IAS बनूंगा नहीं बनाऊंगा। तो सर कहते थे नहीं, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है, तुम बनोगे और तुम्हारा एक दिन होगा। तो सर का जो ये मोटिवेशन मिलता था, जो ये कंधे में हाथ रख के कहते थे कि तुम्हें नहीं पता, ये बात मुझे पता है कि तुम्हारा होगा, तो ये बात मुझे बहुत संबल प्रदान करती थी। और उसी का परिणाम है कि मैं लगातार उसी प्रबल इच्छा के साथ, असीम धैर्य के साथ मैं लगा रहा और उसी का परिणाम है सर कि आपका आशीर्वाद है सर। मैं तो ये कहूंगा। नहीं, जो मैं कहा करता था कंधे में हाथ रख करके, मुझे लगता है अगर बोर्ड मेंबर को अवसर मिलता तो भी आपके कंधे पर हाथ रख के कहते कि नहीं तुम्हारा होने जा रहा है। क्योंकि जब आपने पहला साक्षात्कार दिया था उसके बाद से जो साक्षात्कार की यात्रा रही है, हमेशा मुझे लगता है कि 75 नंबर 100 में 75% अपने आप में जो कहा जाता है ऑनर, तो तुम आपको ऑनर दे रहे हैं और हमेशा से आपको इसी रूप में देखते थे कि आप SDM के रूप में हो, और इसके माध्यम से एक संकेत भी मिलता है कि नहीं, ये SDM का यश भी हटना है और ये DM में परिवर्तित होना है। थैंक यू सर। ठीक है, तो निश्चित रूप से वो क्षमता आप में है और इस चीज को आपको महसूस करना चाहिए। जो भी हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, बाल गंगाधर तिलक का ये वाक्य हमको हमेशा प्रेरित करता है कि आप दुनिया भर के जितने भी कदाचार हैं, जितने भी अनाचार हैं, सब कर लो, वो छोटा पाप है, लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ में अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि इट इज डिवाइन गिफ्ट, इट हैज बीन गिवन टू यू बाय डिवाइन, बाय ऑलमाइटी, एंड व्हाट आर यू डूइंग विद इट? आप इसके साथ क्या कर रहे हो? मतलब अगर आप इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हो तो परमात्मा वहां पूछेगा आपसे और पूछेगा, यार मैंने तुमको क्षमता देकर के भेजी थी, मैंने तुमको प्रतिभा देकर के भेजी थी, मैंने तुम्हें मच्छर नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, हाथी नहीं बनाया, मैंने तुम्हें मनुष्य बनाया और मनुष्य के साथ साथ इतनी अच्छी पर्सनालिटी दी, इतनी अच्छी बुद्धि दी,
और प्रज्ञा दी। अभी आप प्रज्ञा प्रवाह में बैठे हैं, अभी आपने चर्चा भी की थी। तो ये प्रज्ञा जो है सही दिशा में और सही रूप में प्रवाहित होनी चाहिए। तो ये न केवल मेरे साथ, अपने परिवेश के साथ, बल्कि उस परमात्मा के साथ भी न्याय होगा कि आप अपनी प्रतिभा को संपूर्णता के साथ साकार करें। अरिस्टोटल को हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक इटैलिकी शब्द है जो कहता है कि विश्व का प्रत्येक कण आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयासरत है, सब में वो तड़प है, लेकिन वो तड़प मनुष्य में सर्वाधिक रूप में है। और हमारे अंदर वो तड़प जैसे ही विकसित होती चली जाती है, वैसे ही हमारी जीव से ब्रह्म की यात्रा बिल्कुल साकार होती चली जाती है जी। तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, आपके नाम से जुड़ा हुआ है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, वह मन में शिव संकल्प आए। तो आज का यहाँ पर बैठने का शिव संकल्प यही है कि आप संकल्प लीजिए कि निश्चित रूप से जो अगला आपकी परीक्षा होगी, संघ लोक सेवा आयोग में भी आप इसी तरह से विद ऑनर्स 75% से अंक साक्षात्कार में और आगे प्राप्त करते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे और आगे का अपना पड़ाव वहाँ पर स्थापित करेंगे। और फिर यह बुंदेलखंड के साथ और वहाँ जो पूज्य पिताजी हैं, माता जी हैं, और जो आपका परिवेश है, सबके साथ न्याय होगा। और जो आपने कहा है कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेली वाणी में, बुंदेली वाणी में आगे क्या है, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी। हाँ, तो पानीदार के साथ 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 जो जिलेदार होता है ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको कहते हैं, आप वहाँ पे उसको साकार करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे जी मैं इसमें कहना चाहूँगा सर, जो आप मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आपके इसमें क्या कहूँ, आपके संभाले सर नहीं समझेगा, आप जब संभालेंगे तभी समझेगा। नहीं, निश्चित आपकी बिना कृपा के सर नहीं होगा। नहीं। मैं सर के बारे में थोड़ी सी एक बात और कहूंगा, आगे इंटरव्यू बढ़ेगा, कि सर को बहुत लोग जानते हैं जो भी इस क्षेत्र में हैं कि सर हिंदी और निबंध के बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन सर के साथ रहने में मुझे एक चीज का जो प्रयास मिला, वो सहयोग मिला कि सर के साथ रहने में व्यक्तित्व का विकास बहुत ज्यादा होता है। ये एक अलग पहलू है। शिक्षा एक अलग पहलू हो सकती है, प्रतियोगी परीक्षा निकालने का अलग पहलू हो सकती है, लेकिन जीवन में जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जो मनुष्य का ध्येय होता है, उस व्यक्तित्व का विकास में सर बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो जो कि इंटरव्यू में भी सर बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कि आपने कहा कि मुझको लगातार 75 मार्क्स मिलते रहे हैं, तो सर वो आपके संगत में रहने का सर प्रयास है। सर एक कहावत है कि आप अरस्तु के साथ रहेंगे तो प्लेटो बन ही जाएंगे। तो सर उसी का सर प्रभाव है कि सर इतना बढ़िया सर चीजें हो जाती हैं कि इंटरव्यू में ठीक मार्क्स मिल जाता है। प्लेटो के साथ रहेंगे तो अरस्तु बन ही जाएंगे। जी सर, जो साथ रहेंगे तो ठीक है, तो मैं इस अरस्तु को नमन करता हूँ और भी कहता हूँ कि तू जो है आगे बढ़, आज जहाँ बैठा है उससे फिर और आगे निकल। जी सर। ठीक है, तो अब हम दूसरा जो हमारा है वो कि अब हम लोग रणनीतिक संदर्भों में चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में क्या क्या करना चाहिए, और अभी प्रारंभिक परीक्षा का पीसीएस का भी परिणाम हो, चाहे अभी आईएएस का परिणाम हो, सीसेट के कारण, इन सब के कारण काफी वो रहता है। तो मतलब सामान्य अध्ययन के संदर्भ में क्या रणनीति होनी चाहिए? आप तो लगातार कभी भी मैंने देखा नहीं कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की सीढ़ी आप हमेशा डाकते रहे हैं। तो क्या क्या होना चाहिए? आप ऐसा कौन सा जादू करते थे कि जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सीधे लंघ जाते थे? मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ये गेटवे कहलाता है। जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तभी आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये चरण परीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस चरण की जो तैयारी है वो स्ट्रेटजी बनाए करनी चाहिए। तो इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैं आप शेयर कर रहा हूँ कि इसमें जो 7-8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टॉपिक पूछे जाते हैं, उनकी एक हायरार्की तय करनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितना हमको टाइम देना है, कितना इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेरी हायरार्की थी, तो मेरी ये थी कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर साल हम देखते हैं। जब पिछले साल के हम क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो हम देखते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उस पर देता था कि मुझको करंट अफेयर्स 2-3 सोर्स से कंप्लीट करना है। जो सेकेंड हायरार्की थी, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, काफी बच्चे मैं देखता हूँ सर, कि विज्ञान विषय को अच्छे से तैयार करना चाहिए। वहां से सर सीधे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। और उसके पश्चात भूगोल और पर्यावरण को एक साथ मर्ज करते हुए 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान में भूगोल में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बदली है, अब मैप आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैप का भी अच्छे से उसमें अवलोकन करें। और राज्य व्यवस्था के प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं, उसकी गलती की सर माफी नहीं है, उसको आपको सही करना है। तो इस क्रम में हायरार्की बना के आपको समग्र तैयारी करनी चाहिए। और साथ में
ये करना चाहिए कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर खासकर 2015 के पश्चात के जरूर हल करना चाहिए और साथ में कोई एक बढ़िया सी जीएस की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले जिससे एक अभ्यास हो जाए, तो उसको करना चाहिए। सर मेरी प्री की यही रणनीति थी। ठीक है। अभी आप करंट अफेयर्स के 2-3 स्रोत की बात कर रहे थे जी। निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होती, लेकिन असफल होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल सर। तो कौन कौन से करंट अफेयर्स के स्रोत आप चुनते थे? 3 स्रोतों की आपने बात की थी, तो क्या क्या रहता था, क्या करना चाहिए? सर इसमें जो मेरा करंट अफेयर्स का स्रोत रहता था, तो जो मार्केट में पत्रिकाएं आती हैं, एक घटना चक्र की आई दृष्टि नाम से, उसको मैं अवलोकन करता था, और एक घटना सार की एक बुक आती थी, उसको मैं अवलोकन करता था, और कुछ ऑनलाइन माध्यम से भी यूट्यूब। मंथली कोई मैगजीन पढ़ते थे? मंथली सर मैं क्रॉनिकल की जो पतली वाली आती है उसको सर मैं फॉलो करता था। ये आप 3 चीजें कर लेंगे तो करंट अफेयर्स निश्चित रूप से। और अगर आप पतली वाली तो केवल करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप मोटी वाली ले रहे हो 100 रुपए वाली, तो उसमें रहता है कि उसमें मेंस के प्रश्नों का भी विश्लेषण होता है, और हमें अपनी तैयारी को समग्रता और समेकित रूप देने के लिए निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 25 में 75 जोड़ करके 100 वाला लेना चाहिए, जिससे जो है आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू की भी तीनों की तैयारी उसमें होती रहे, क्योंकि उसका प्रस्तुतिकरण शानदार रहता है। ठीक है। अब आता है दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का जी। तो क्या रणनीति रही, और इसके साथ आप ये भी बताइएगा कि पिछले वर्षों में जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करते रहे, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम मनोरंजक प्रश्न आपने हमसे शेयर किए हैं जो आयोग में पूछे गए थे, और आपने बिल्कुल सीधे बाउंड्री लाइन से अपनी उन लोगों की बाल जो आए थे उसको छक्का से उड़ाया था, आपको लगता है धोनी वाला छक्का था वो, बहुत दूर जाने वाला जी। तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर, जैसा कि सर आपने बताया कि जो तैयारी है वो समेकित रूप से करना चाहिए, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी हमको पहले प्री की तैयारी सर नहीं करनी चाहिए। हमको शुरुआत से ही मेंस की तैयारी करना चाहिए। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मेंस की तैयारी से स्टार्ट करिए। यदि हम प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो प्री तो हो जाएगा, लेकिन फिर 3 महीने में सर मेंस नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोगों को मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहिए। उसके पश्चात जब 2 से 3 महीने बचे तब सर प्री की तैयारी करना चाहिए। तो मेंस की तैयारी में जो मेरी रणनीति थी, तो मैंने सर चारों जो जीएस के पेपर थे उसके सभी जो सब टॉपिक थे पेपर के अंदर आते हैं, अब तो 6 हो गए हैं। अब तो 6 हो गए हैं जीएस सिलेक्शन हुआ है, 6 पेपर। बिल्कुल सर, यूपी की भी 2 नए पेपर जुड़ गए हैं। तो सर 6 पेपर के सर मैंने टॉपिक वाइज पतले पतले स्वयं से 3, 4, 5 सोर्सों से जहां से मिल सकते थे मैं शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उन शॉर्ट नोट्स को मैं बार बार रिवाइज करता था और उनको लिखने का प्रयास करता था। और जो मुख्य परीक्षा की जो विशेष महत्वपूर्ण बात है, जो सभी टॉपर्स बताते हैं कि उत्तर लेखन से सिलेक्शन होगा, बिना उत्तर लेखन सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप निश्चित रूप से हमेशा लिखने का प्रयास करें, और जब पहले दिन आप लिखेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल बेकार होगा, और जब आप उसको 2 से 3 महीना कंटिन्यू लिख लेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। और मैं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जो मुख्य परीक्षा के सभी पेपरों में जो छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और सेकेंड पेपर की बात करें तो गवर्नेंस, फर्स्ट पेपर में सोसाइटी, इन लोगों को हम इन टॉपिक्स को हम इग्नोर कर देते हैं कि इनको हमको फोकस नहीं करना, बल्कि ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले टॉपिक होते हैं। तो इनको आप लोग जो है विशेष तैयारी इस चीज की करिए, और इसी संपूर्णता के साथ जो है आप वह कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं सर बात करना चाहूंगा 2 अन्य पेपर जो कि हिंदी और निबंध के हैं मुख्य परीक्षा में। तो आपको जीएस के जो पेपर 6 हैं वो आपको अच्छी स्थिति में लाते हैं, लेकिन सर सिलेक्शन हिंदी और निबंध के पेपर में ही आपको दिलाते हैं। आपकी रैंक हिंदी और निबंध के पेपर ही लगवाते हैं, इसलिए हिंदी और निबंध की आपको विशेष तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अच्छा ठीक है। जो जीएस का आपने बताया 6 पेपर, तो इसमें जैसे स्टडी मटेरियल है, तो कौन से स्रोत है? लिखना तो ठीक है, लेकिन लिखे कहाँ से और किस प्रकार से, मतलब कौन से स्टडी मटेरियल्स लोगों को देखना चाहिए? जैसे घटना चक्र की सीरीज आती है, या और आपके 4th पेपर में जो सोर्सेज हैं क्या रहते हैं, विशेष रूप से इन सब के संदर्भ में क्या आपके सुझाव हैं? सर तो मैं इसको थोड़ी सा पेपर वाइज बताऊंगा। फर्स्ट पेपर में जो इतिहास विषय है उसमें मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की सर बुक पढ़ी थी, और उसी से मैंने वो करा था। और जो विश्व इतिहास की किताब थी वो मैंने अखिल मूर्ति सर की किताब विश्व इतिहास की पढ़ी थी। और ज्योग्राफी का सर कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है,
मैं 2-3 किताबों से उसको देखा था। और सोसाइटी एक संस्था की नोट्स आती है, उससे मैंने कंप्लीट किया था सोसाइटी वाला पेपर। इसी प्रकार सर मैंने चारों पेपर किए थे। और एथिक्स में जो मेरा था, तो सर एथिक्स में आपसे सर बहुत ज्यादा सहायता मिली। आपने मुझको एथिक्स में एक बात बताई थी इस बार। एक्चुअली में मेरे अभी तक मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे एथिक्स में नंबर बहुत कम आते थे। मैथिक्स में नंबर अमूमन कहा जाता है कि बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन मैथिक्स में नंबर हमेशा कम आते थे। तो मैंने सर से इस बारे में डिस्कशन किया। सर फिलोसफर भी हैं, हमारे दार्शनिक भी हैं, कि सर मेरे एथिक्स में नंबर बहुत कम आते हैं। तो सर ने मुझे 2-3 मंत्र बताए। पहला मंत्र ये था कि हमको एथिक्स के जो कीवर्ड्स हैं, जितने ही प्रकार के सिलेबस में कीवर्ड्स दे रखे हैं, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, इनकी आपको सटीक परिभाषा याद हो। मानक परिभाषा, जो एक मानक परिभाषा होती है, वो आपको तैयार हो। और नंबर दूसरी बात कि हर एक मानक परिभाषा के साथ जो रिलेवेंट उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं, उसको आप जो है जरूर उस चीज का वर्णन करें। और सर मैं पिछले पेपरों में एग्जांपल्स का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। जी। और तीसरी जो सर ने चीज बताई थी कि कोटेशन आप याद कर लीजिए 150, हर एक कीवर्ड से संबंधित एक कोटेशन याद कर लीजिए, उसको जरूर डालिए। तो इस बार सर मैंने उस चीज का प्रयोग किया था। अभी मार्कशीट तो नहीं आएगी, लेकिन सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्क्स अच्छे उसमें निश्चित रूप से 4 पेपर के संदर्भ में। बिल्कुल सर। और विशेष रूप से एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का युग है, और वहाँ पर जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए पहलू हैं, जैसे अभिवृत्ति परिवर्तन के संदर्भ में, मुझे याद है कि मैंने आपको बोला था किस प्रकार से कृष्ण आते हैं युद्ध भूमि में। जब वो अर्जुन कहता है कि ना योत्स्यामि केशव, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर वो जो है मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आप तो साधारण मनुष्य हो, मुझे देखो, मैं जो है आप्त काम हूँ, ना मैं पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन अनवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ मुझे देखो, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करना शेष नहीं है। जितनी भी अप्राप्त चीजें थी सबको मैंने प्राप्त कर लिया है, वर्तेव च कर्मणि। लेकिन मुझे देखो, मैं बाल लीला करता हूँ, माखन चुराता हूँ, बड़ा होता हूँ तो गाय चराता हूँ, और बड़ा होता हूँ तो तुम्हारी ड्राइवरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस रूप में ये अभिवृत्ति परिवर्तन का जो आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपको, आप एक लीडर के रूप में, उसका उद्देश्य क्या है कि आपको कृष्ण जैसा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। जब कृष्ण जैसा पथ प्रदर्शक होंगे तो निश्चित रूप से आप टीम लीडर बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी। तो ये चीज वहाँ पर परख होती है, वहाँ पर आपको जौवंत की भी भूमिका निभानी है। हमारे अंदर हनुमान जी सोए बैठे हुए हैं, तो फिर को कहते हैं कहा रिश्वत सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। तो फिर वो कहता है सुनते ही भयो, कहते हैं तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है, मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, आप यहाँ पर किस लिए आए हो, आप यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी की जो सर्वोच्च सेवा है वहां पर प्राप्त करने के लिए आए हो। नहीं बुंदेलखंड के बीहड़ में ढेर सारे लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर पड़े रहते हैं, उनके लिए एक ऑपरेशन पूरा चलाया जाता है। तो यहाँ पर राम काजी लगी तवा अवतारा, सुनता ही भयो पर्वताकारा। तो जैसे उनको लगता है कि नहीं, यू हैव टू डू इट। कांट एक फिलोसफर हैं, वो सब लोग उनको जानते हैं, तो वो कहते थे ड्यूटी फॉर ड्यूटी से उनकी थ्योरी है, ये 4th पेपर में आता है। तो उनका एक वाक्य मुझे बहुत प्रभावित करता था। वो कहते थे कि यू कैन डू सो यू शुड डू। यू कैन डू मतलब अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमता है तो यू शुड डू, तो निश्चित रूप से तुम्हें उसे करना चाहिए। यही चीज जौवंत हनुमान जी से बोले, यही चीज कृष्ण राम उनसे बोले, अर्जुन से बोले, और यही चीज हम आपसे बोल रहे हैं। और आपको अपने जो जब वहां पर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठोगे तो आपको जनता से बोलनी पड़ेगी। आपके ऊपर वाले भी बोल सकते हैं, अगर हो सकता है कभी इस प्रकार की बातें आती हैं तो वहां पर आप कह सकते हो कि नहीं सर ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार की चीजें 4th पेपर के लिए जितने भी रिलेवेंट इस प्रकार के एग्जांपल्स हैं आपको वहां पर रखने पड़ेंगे। जी सर, मैंने जो आपने कहा कृष्ण वाला जो आपने उदाहरण दिया अभिवृत्ति परिवर्तन का, सर आपकी सब बातों का मैंने प्रयोग सर केस स्टडी में बहुत किया है। जो केस स्टडी आती है पीसीएस में, कि यदि जैसे उसमें एक स्टडी आई थी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो जाते हैं तो उनका आदिवासी एरिया है तो दवाओं से परहेज करते हैं, ये सब चीजें। तो मैंने इस चीज को सर मैंने वहां पे डाला था कि अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे करना है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझा के अभिवृत्ति परिवर्तन कर दिया, उसी प्रकार हमको जनता के बीच में जाके आदिवासियों का अभिवृत्ति परिवर्तन करना है। तो वो सर चीज को मैंने वो किया था। और सर जो आपने जामवंत और सारथी की बात की, तो सर आप ही मेरे पथ प्रवर्तक, सारथी, जामवंत, सर सब कुछ आप ही हैं। अभी हम आप बूढ़े नहीं हैं। नहीं सर सर आप ही सर आगे राह दिखाएंगे। लेकिन वो बूढ़े केवल शरीर से नहीं बुद्धि से भी होते हैं। तो निश्चित रूप से इस मामले में मेरा बुढ़ापा है, परिपक्वता है, और आप में भी वो बुढ़ापा है, और इसी कारण से यहाँ पर आप बैठे हैं। तो फिर अब ये हो गई, हमने 4th पेपर के संदर्भ में बात कर ली। और फिर ये जो 5वां और 6ठा पेपर है, ये इस बार काफी भयाक्रांत थे प्रतियोगी गण। तो क्या किया था आपने
इसके लिए? सर इसके लिए तो अभी ये नए 2 पेपर ऐड हुए थे, तो मार्केट में इसके सर बहुत ज्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं थे, और या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसके लिए सर मैंने क्या की, मार्केट में जो विभिन्न प्रकार के जो भी हमको मिल सकते हैं, जैसे राकेश 700 जी की किताब है, तो सर उसको लेके मैं सर नोट्स बनाया, और मुझको आपकी एक सलाह उसने सर बहुत ज्यादा काम दी थी, कि आपने मुझसे कहा था कि शिवम तुम सूचना विभाग में जाके, जो उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना विभाग होता है, उस सूचना विभाग में जाके एक उनकी मासिक पत्रिका आती है, और एक समय समय पे मासिक 6 मासिक आती है, तो उसको आप लेके उसका आप गहन अध्ययन करिए, वो एकदम प्रमाणिक होती है। तो सर वो मैं ट्रिक आपसे चुरा लिया था तो उसका सर वो लाके मैं, और जो गवर्नमेंट की यूपी सरकार की वेबसाइट है, उनसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, दोनों 5वें पेपर के भी और 6वें पेपर के भी। तो उसी से सर मैंने अवलोकन किया, और निश्चित रूप से वो प्रामाणिकता भाई होगी वहाँ पे जो परीक्षक रहे होंगे जी। और अब तो इसकी उत्तर प्रदेश सूचना प्रसारण मंत्रालय की किताब भी आ गई है उत्तर प्रदेश स्पेशल पर, तो अभ्यर्थीगण उसको भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं सामान्य हिंदी और निबंध के प्रश्न पत्र पर। क्या इसकी आपकी तैयारी रही, क्या रणनीति रही, और किस प्रकार से आपको उत्तर प्राप्त हुए पूर्व परीक्षाओं में? आप तो 2018 से हमसे जुड़े रहे हैं, बिल्कुल सर। क्या क्या चीजें रही बताइए। सर 2018 में जब मैं आपसे जुड़ा, तो मुझको सर उतना हिंदी और निबंध का आपसे मार्गदर्शन नहीं हो पाया था, तो 2018 में हिंदी में सर मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन सर उसके बाद कभी मेरे मार्क्स सर 105 नंबर से कभी सर कम नहीं आए। जब से आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो उसके बाद हिंदी अभी आप बता रहे 2022 में कितने अंक मिले थे आपको? 108 अंक मिले थे मुझको 108 अंक मिले थे, जो सर अभी तक का मेरा सर्वश्रेष्ठ था। अब इस बार भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे मार्क्स ही आए होंगे, काफी बढ़िया। तो सर उसमें मुझको हिंदी में जो लगता है, पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ, तो उसमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और वो सर मैंने ये हिंदी का जितना भी सर का कहारा जिसको कह दें, वो सर मैंने आपसे सीखा, वही मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो सर आपसे सीखा है। कि जो उसका पहला प्रश्न भावार्थ वाला होता है, तो सर भावार्थ मैं पहले भी लिखता था, लेकिन जो आपने उसमें कुछ विशेष चीजें बताई कि ये मुख्य भाव एक सब टाइटल डालना है, ये गौड़ भाव करके सब टाइटल डालना है, ये चीजें मेरी नहीं थी। तो ये चीजें मैंने सीखी, जो आपने टेक्निकल चीजें सिखाई, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सहयोगी रही। जैसे एक मैं उदाहरण के रूप में ले सकता हूँ, जो पत्र लेखन का होता है, तो पत्र लेखन में जब हम अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं, तो उसमें भावानिष्ठ में मैं सर कभी कॉमा का यूज नहीं करता था। भावानिष्ठ शासकीय पत्र में शासकीय रहता है, तो नीचे वहां पे कॉमा का यूज सर कभी नहीं करता था। तो टेक्निकल चीजें आपने मुझको व्हाट्सएप में भी 3-4 पत्र भेजे थे, तो जो टेक्निकल चीजें हैं, जो आपको नंबर दिलाते हैं, एक्चुअली में पत्र लेखन में भाषा का महत्व तो अपना होता ही है, लेकिन जो परीक्षक होता है वो आपकी टेक्निकलिटी देखता है कि आपका कामा हलंत शुद्धता कितनी अच्छी है। तो ये चीजें सर मुझे बहुत ज्यादा सीखने को मिली। और मैं अब बात करूंगा शीर्षक चयन की, तो शीर्षक चयन में जब मैं लिखा करता था इसके पहले, तो शीर्षक चयन में सीधा शीर्षक डाल दिया करता था, लेकिन उसके बारे में आपने मुझे बताया था कि लगभग 4 से 5 लाइनें लिखना है, वो मुझे अभी लाइन एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ पा रहे हैं, और उसके बाद डालना है कि उचित और सारगर्भित शीर्षक ये होगा, तो वो भी एक नंबर लाने वाले पॉइंट बिल्कुल उसमें है। जैसे कि शीर्षक के नाम से स्पष्ट है, शीर्षक का मतलब शीर्ष पर स्थित जी वह पद होता है जो उसके मुख्य भाव को स्पष्ट करे, और इस कसौटी के आधार पर इस गद्यांश का शीर्षक ये रखना उपयुक्त होगा। बिल्कुल यही लाइन है जी, इस लाइन को मैं प्रयोग करता था। और इन सब के पीछे जानते हैं, इस सब के पीछे मनोविज्ञान होता है कि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, तो कोई बात सीधे आपको मीटिंग में रखनी है, कहीं रखनी, तो सीधे एक शब्द पटक नहीं सकते हो, वहां पर उसको संक्षेप में आप लोक सेवक हो, तो लोक माने जनता, जनता के समक्ष उसको रखो। बिल्कुल मुख्यमंत्री आपके इतने या जो मंत्री हो सकता है उस क्षेत्र के इतने विशेषज्ञ ना हो, तो आप उनको संक्षेप में एक पंक्ति बता दो, उसके बाद उस चीजों को रखो, तो निश्चित रूप से वो चीजें संप्रेषणीय हो जाती हैं। बिल्कुल सर। तो यही संप्रेषणीयता का मनोविज्ञान सभी में रहता है, चाहे वो जीएस का प्रश्न पत्र हो, चाहे सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र हो, और निबंध में तो और निबंध आपके व्यक्तित्व का बिल्कुल लिखित दर्पण होता है, और उसके बाद फिर साक्षात्कार तो सीधा दर्पण होता ही है, तो वहां पर भी संप्रेषणीयता एक बहुत बड़ी कसौटी होती है जी। और सर हिंदी में आपने एक टेक्निकल चीज और बताई थी, जो रेखांकित अंश की हम व्याख्या करते हैं, उसमें हमको जो उक्तियों का प्रयोग करना है, और जो हमको टिप्पणी और शब्दार्थ लिखना है, तो ये चीजें भी उस हिंदी में प्रभावी होती है। तो वो सर भी मैं आपसे सीख के उनका काफी मैंने इस बात प्रयोग किया था, और मैं पिछले साल भी मैंने किया था, जिसमें मुझे 108 मार्क्स प्राप्त हुए। तो हिंदी में मेरी रणनीति थी। और हाँ, एक लोकोक्ति मुहावरा का जो अंतिम उसमें प्रश्न होता है, तो लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक अर्थ और सटीक
और बहुत अच्छा प्रयोग, जो उच्च स्तरीय प्रयोग हो सर, वो भी वाकई सर आपसी सर मैंने सीखी। तो मुझे लगता है कि हिंदी सर निबंध मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो भी उसमें रिजल्ट आया, जब भी आया, इसके पहले आया, जब भी आया, तो उसमें सर आपका सर बहुत बड़ा योगदान है सर। नहीं, आभार शिवम जी और आपकी गुणग्राहकता के लिए। और सर इसमें एक चीज ये भी है कि सर आप संस्कृत के विद्वान हैं, तो जो शब्दों का उपयुक्त चयन है, सटीक उसका अर्थ है सर, वो आपसे बेहतर सर। अभी मैं कई पुस्तकों में, मैंने किताबें में भी, वो अभ्यर्थी का मन होता ही है कि गुरु से ही पूछ लेता तब भी एक किताब पढ़ता है। तो सर वो मैं कहीं देखा तो फिर मुझे वो सब मैंने किताबें रख दी, और वो जो सटीक अर्थ है सर वो आपसे ही मिला है। निश्चित रूप से इस प्रकार के ढेर सारे ऐसे शब्द रहते हैं जो गूढ़ हैं और उनका सटीक अर्थ तमाम इस प्रकार से ऐसे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि अनाद्यांत शब्द आया, ठीक है, तो जिसका आदि और अंत ना हो जी, ठीक है। तो अब ये लोग कुछ लेंगे, कहीं कुछ लिखा रहेगा अनादि लिखा रहेगा, कहीं अनंत लिखा रहेगा ना, लेकिन ये वसुधा गीता का टर्म है। जब भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है अनाद्यांतम, या कठोपनिषद का आत्मा के बारे में अनाद्यांतम, अनादि और आदि और अंत दोनों को मिलाकर के अनाद्यांत, ये सटीक शब्द होता है। तो ये कहाँ से मिलता है? ये हमें जो हमारे मूल्यवान ग्रंथ हैं, संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है। जैसे पिछली बार प्रश्न आया था कि जो केवल अपना पेट भरता हो, है ना, तो इसके लिए अब आप हिंदी साहित्य के विद्वान हैं या पढ़े लिखे हैं कविताएं, तो उसमें है अभी तक जीवन क्या जिया ना, उदरम भरी ना, उसमें हो गया कि उदरम भरी बन करके, मतलब केवल अपना पेट भरने वाले हो गए ना, अभी तक जीवन क्या, अभी तक क्या किया, जीवन क्या जिया, उदरम भरी अनात्म हो गए। उदरम भरी, पेट केवल भर रहे हो, अनात्म हो गए, मतलब तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, बिल्कुल ना। तो ये इस प्रकार के, अब उदरम भरी, उदर माने पेट को, भरी माने भरने वाला, केवल अपना पेट भरने वाला, तो इसका सटीक अर्थ इस प्रकार से उदरम भरी होगा। जी जी। तो ये सब चीजें आप जितना अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, जितना अधिक से अनुशीलन करेंगे, उतनी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी जी। तो और निबंध में सर, निबंध में जो सर आपने जो मार्गदर्शन दिया, तो आपने मुझसे एक लाइन कही थी, मुझे अभी भी याद है, हम चाय सर पी रहे थे, मुझसे एक लाइन कही थी कि मुझे निबंध के बारे में एक बात और याद है, आपने मुझको चाय पीती हुई बताई थी। आपने कहा था कि शिवम, जो तुम सोचा करो उसको बोला भी करो, और जो तुम बोला करो उसको लिखा भी करो। तो निबंध के विषय में सर ये मेरे लिए बहुत कारगर चीज हुई कि निबंध में प्रवाह का बहुत महत्व होता है, लय का बहुत महत्व होता है। तो जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, उससे एक प्रवाह बनता है। तो निबंध में प्रस्तावना से लेके उपसंहार तक एक सर लय का प्रवाह होता है। निश्चित रूप से निबंध का अभिप्राय होता है निशेषण बंध्यति, मतलब जो पूरी तरह से बांध ले। बिल्कुल सर, इस प्रकार से बांधा रहे कि हमने प्रस्तावना से शुरू किया और समापन तक पहुंच जाए, तो बिल्कुल जैसे कलकल नदी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से निबंध को भी प्रवाहित होते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका प्रवाह, यहाँ पर भी जो वाणी का प्रवाह है और जो लेखन प्रवाह है, वो दोनों सही और सटीक ढंग से प्रवाहित हुए हैं, तभी खजाने के मालिक के पद तक पहुंचे हैं, कोषाधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं यहाँ पर। और सर निबंध में मुझको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर मुझको सर पिछली बार 98 मार्क्स मिला था निबंध में सर, बहुत जी अच्छा। जी जी। और पहले आपकी उत्तर पुस्तिकाएं भी आया करती थी सर, बिल्कुल सर, मूल्यांकन करते समय, उसमें भी इसी प्रकार की सटीक टिप्पणियां की जाती रही है। तो जो आपकी शैली रही है, निश्चित रूप से प्रस्तुतिकरण और जो तथ्य, बिल्कुल सर, और जो प्रतिपादन है, वो तीनों की त्रिवेणी निबंध में रहती थी। सर इस बार के सर निबंध में एक चीज और कहूंगा कि इस बार का सर एक निबंध आया था, उस सर निबंध का नाम था G20 के सर निहितार्थ। तो सर मैं ये कहूंगा कि सर ये निबंध सर हूबहू शब्द सर आ गया था। इसमें ये कहूंगा कि आप सर पेपर आउट करवा दिया था। निबंध का G20 के निहितार्थ की जगह G20 का महत्व, प्रासंगिकता, आयाम कुछ भी सर आ सकता था, लेकिन सर जो ये हूबहू शब्द यूज होना कि G20 के सर निहितार्थ, सर ये बहुत सर, मतलब इसका वीडियो भी यूट्यूब में पड़ा है बहुत, ये मतलब हम देखेंगे कि परीक्षा के पहले का वीडियो है, शायद 4 से 5 दिन पहले सर आपने डाला था, उसके सर पहले का ही वीडियो है। तो सर निश्चित रूप से सर वो सर बहुत कारगर सिद्ध हुआ। निश्चित रूप से वो जो आपने प्रसंग याद दिलाया, मुझे याद आ गया, उसमें मैंने कहा भी था कि निहितार्थ इसका यही है कि विश्व के सारे विकसित राष्ट्र और उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उनकी एक फोटो थी, जो महात्मा गांधी की समाधि पर सिर झुकाए नमन करते हुए वहां पर खड़े थे। तो यही इसका महत्व था सबसे बड़ा भारत के लिए, कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है इतनी मूल्यवान है कि आप भौतिक रूप से चाहे जितने सामर्थ्यशाली बने रहें, लेकिन आध्यात्मिकता के समक्ष आपको भारत की धरती पर झुकना ही पड़ेगा। और ये निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा मैसेज था।
और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं बिल्कुल सर। वो निबंध की दशा दिशा को बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। बिल्कुल सर। और उसमें मैंने इसका भी उल्लेख किया था कि किस प्रकार से जो भारत की विरासत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ संयुक्त राष्ट्र सभा में भी कहा था कि मुझे बहुत गर्व है, जी। मुझे फक्र है कि भारत ने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जी। तो इस रूप में ये चीजें बांधती हैं बिल्कुल और सर। आप भी यहाँ पर समा बांध रहे हैं अपनी बातों के द्वारा। तो बिल्कुल आगे दूसरा जो तीसरा चरण है साक्षात्कार का। जी। साक्षात्कार के आप बिल्कुल आधुनिक युग के अभिमन्यु हैं, बिल्कुल सर। जिसे न केवल ये पता है कि हमें कैसे वहाँ पर साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करना है, बल्कि ये भी पता है कि हमें जो व्यू है उनको तोड़ना है बिल्कुल सर। और तोड़ने के पश्चात फिर वापस एक सफल योद्धा के रूप में बाहर आना है। तो वो आप हमेशा से 2018 में तो उतने नहीं मिले थे, लेकिन उसके पश्चात अपने आप ने बिल्कुल अपने परिमार्जित किया, अपने आप को संवारा, सही किया। तो ये चीज बहुत बड़ी रही। तो क्या क्या साक्षात्कार के संदर्भ में आपकी रणनीति रहा करती थी? बिल्कुल सर। सर इसमें मैं सर एक बात कहूंगा कि जो साक्षात्कार है वो सर तीसरा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तो बहुत से लोग जो है मेंस परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन सर मेरा इसका उलट मानना है। मेरा मानना है कि साक्षात्कार की तैयारी पी से ही प्रारंभ हो जाती है। जब प्री परीक्षा देते हैं तभी से साक्षात्कार की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो साक्षात्कार होता है वो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और सर व्यक्तित्व का निर्माण 4 से 5 दिनों में नहीं हो सकता है। अतः इसका सर निर्माण जो है ये आपको प्रारंभिक परीक्षा से ही करना चाहिए। इसमें सर मुझे आपका जो स्नेह मिला सर वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ कि सर आपसे मिलने से जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और सटीक बात कहनी है, टू द पॉइंट अपना पक्ष रखना है। तो सर इस चीज का मैंने प्रयोग किया, जिसमें सर मुझको पिछली बार तो 75 मार्क्स मिला था, जो आयोग का सबसे हाईएस्ट मार्क्स था। इस बार भी सर उम्मीद है कि अच्छा ही मार्क्स मिला होगा, इसलिए क्योंकि सर जब चयन हुआ है तो मार्क्स अच्छा ही रहा होगा। तो निश्चित रूप से साक्षात्कार का बहुत बड़ा। अभी हम लोगों ने जब शुरुआत की थी बुंदेलखंड की, तो वहां से चीज आई थी, आपने कहा भी था कि बुंदेलखंड की सुनो कहानी, आगे क्या है? बुंदेली बानी में और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ की पानी में। तो आपने वो आग की ज्योति वहां पर प्रज्वलित की थी। क्या वो साक्षात्कार पूरा इसी पर चला था? क्या रणनीति अपनाई थी कि आप उनको सीधे लोक सेवा आयोग से बुंदेलखंड की धरती पर उतार दिए? सर मैं इसके विषय में थोड़ी सा बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि साक्षात्कार जब मैं एंटर हो रहा था रूम में, तो मैंने ये सोचा था कि साक्षात्कार को मैं अपने पक्ष में लाने का प्रयास करूंगा ताकि मैं अपने फील्ड में सहज रहूं। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझसे माननीय अध्यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है? तो मैंने उनको 2 भागों में बताना स्टार्ट किया कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, जो कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ, इसलिए जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। और जैसे मैं लॉन्ग टर्म गोल बताने के लिए बढ़ा तो उन्होंने मुझसे सेकेंड क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर विजन, आपका विजन क्या है? तब मैंने सोचा कि अब ये अच्छा मौका है कि मैं इंटरव्यू को अपने पक्ष में लाऊं। तो मैंने उनको बताया, चूंकि मैं बुंदेलखंड जैसे एरिया से बिलोंग करता हूं, जो सामाजिक और आर्थिक मानदंडों में काफी पिछड़ा एरिया माना जाता है। तो मेरा विजन है कि बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश के मैप में नहीं, इंडिया के मैप में नहीं, पूरे वर्ल्ड के मैप में एक ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर सकूं। तो उसमें जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं, ये मेरा विजन है। इस आधार पे मेरा पूरा इंटरव्यू सर बुंदेलखंड पे घूमता रहा। चारों मेंबरों को मैंने बुंदेलखंड का समाज, बुंदेलखंड का इतिहास, बुंदेलखंड का भूगोल, पर्यावरण, वहाँ की राजनीति, एक एक गली मैंने बुंदेलखंड के बारे में उनको बताया। और जो माननीय अध्यक्षा थी उन्होंने चारों सदस्यों से सहमत लेते हुए इस चीज को उन्होंने कहा कि आपने जो बुंदेलखंड का, उन्होंने सुरुचि शब्द का प्रयोग किया था, बुंदेलखंड का वर्णन जो आपने सुरुचिपूर्ण ढंग से किया है। अभी तक जो बुंदेलखंड की बारे में हम लोग की इच्छा भी थी वो नेगेटिव थी, आपने इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि हम सभी लोगों का मन होने लगा है कि एक बार हम बुंदेलखंड घुमाएं। तो मैंने कहा निश्चित रूप से मैम आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आप निश्चित रूप से बुंदेलखंड आइए। बुंदेलखंड बहुत प्यारी जगह है और वर्तमान में यूपी सरकार भी बुंदेलखंड में टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, तो निश्चित रूप से आप उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करिए। तो उन्होंने मुझसे हंसते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा था कि आप इस बार एसडीएम बनिए तो आप मुझको पर्सनली बुलाइएगा, तब मैं आऊंगा। फिर आपने गेंद और अपने पाले में ली और कहा कि मैडम मैं वहाँ पर गाइड के रूप में रहूं। बिल्कुल सर। तो ये हकीकत में संप्रेषणीयता का जो साक्षात्कार में टेस्ट होता है उसकी पराकाष्ठा है कि जो बोर्ड मेंबर हैं वो इस रूप में ब्लेजिंग्स दें, इस रूप में आशीर्वाद करें, इस रूप में अपनी बात रखें कि आप यहाँ पर बन रहे हो। तो ये
बहुत अच्छी बात होती है, साक्षात्कार की सही दिशा होती है। पिछले वर्ष का भी साक्षात्कार मुझे याद आ रहा है कि आपसे कुछ हनुमान जी के संदर्भ में कोई चर्चा की गई थी। क्या प्रश्न पूछा गया था? पिछली बार सर जो मेरा बोर्ड था वो आनंद त्रिपाठी सर का पड़ा था। तो आनंद त्रिपाठी सर थोड़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपका हनुमान जी से कितनी बार साक्षात्कार हुआ, आप कितनी बार मिले हैं? तो मैंने कहा सर मेरा प्रत्यक्षता की यदि बात किया जाए तो मैं सर कभी नहीं मिला प्रत्यक्षता, लेकिन यदि आप प्रत्यक्ष रूप में कहें तो मैं हनुमान जी को मूर्ति प्रतिमा स्थापत्य मंदिर के रूप में मिला हूं और मंदिर में अक्सर जाता रहता हूं। सर उसकी कोई गिनती नहीं है, इस रूप में मैंने कहा था सर। निश्चित रूप से इसको थोड़ा और परिवर्तित और ऊंचाइयां प्रदान की जा सकती थी। यहाँ पर कहा जा सकता था कि सर मुझे भौतिक परीक्षण तो नहीं हुआ है, लेकिन जो मूल्यात्मक साक्षात्कार उनसे हमेशा होता रहा है। जो हनुमान जी की स्तुति की जाती है, बिल्कुल सर, उसमें उन्हें क्या करना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो क्या है, आप ज्ञान और गुण के क्या हैं? सागर हैं। यही प्रशासनिक अधिकारी में देखा जाए, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जो लोक को प्रकाशित कर दे, बिल्कुल सर, जो लोक में प्रसिद्ध हो। तो इस रूप में जो या उनकी स्तुति संस्कृत श्लोक में की जाती है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, मतलब आपके पास अतुलित बल है। एक जो लोक सेवक और जो सेवक है, राम के सेवक के रूप में तो जाने जाते हैं, और हमेशा कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो वही चीज यहाँ पर भी वहां पर रखा जा सकता था, या किसी भी देवी देवता के संदर्भ में, किसी भी महापुरुष के संदर्भ में, जैसे अभी राम चर्चा चल रही थी। तो हमारा किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उद्देश्य है कि मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल सर। और इस रूप में ये जब भी भविष्य में आपको संघ लोक सेवा आयोग में जाना है, वहां पर अगर ऐसा पूछा जाता है तो सीधे कहिएगा हनुमान जी से, राम जी से प्रतिपल साक्षात्कार होता रहता है, और सर उनकी मर्यादाएं हमें हमेशा मेरे सामने खड़ी होती हैं और सर मुझे राह दिखाती रहती हैं। बिल्कुल सर। तो इस रूप में इसे और बढ़ाया जा सकता है। अब वो जो हमारा साक्षात्कार का ये जो बिंदु है, निश्चित रूप से चीजें ठीक रही। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर डिस्कस करने योग्य है, क्योंकि हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में आते हैं, तैयारी करने जाते हैं, और विशेष रूप से जब हम आप हैं और हम लोगों को तो नहीं जानते, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, गिने चुने लोग, जो बहुत ऊंचाइयों या बहुत ही संभ्रांत या बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हों, किंतु हम लोग तो अडानी या अंबानी या टाटा बिरला इन सब की पृष्ठभूमि से नहीं है, एक सामान्य पृष्ठभूमि रहती है। तो वहाँ के जो सब यथार्थ होते हैं, बिल्कुल कैसे आप वहाँ से उठे। अभी आपने चर्चा में पूज्य पिताजी के संदर्भ में बात की थी कि समाज सेवा और अन्य कार्य में लगे हुए, तो क्या परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, वाइटल रोल होता है। तो क्या उनकी भूमिका रही और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी? निश्चित रूप से सर, मेरे इस सफलता में परिवार का सर बहुत ज़्यादा योगदान हुआ, क्योंकि ये तैयारी एक लंबी प्रक्रिया थी, 4 से 5 साल की। तो कई बार मैं डिमोटिव हुआ, उसमें परिवार ने हमेशा, मेरे माता पिता भाई बहन गुरुजनों ने हमेशा सहयोग किया। और पिताजी जैसे मैंने पहले बताया थे समाज सेवी हैं, तो उनसे मुझे वैसे भी समाज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने, कुछ सहयोग करने का हमेशा मुझको मोटिवेशन मिलता था। और सर मैं एक बात और कहूँगा कि सर जो ये प्रज्ञा प्रवाह का परिवार है, तो वो तो मेरा परिवार है ही, लेकिन प्रज्ञा प्रवाह भी मेरा एक परिवार है। तो उससे जो मुझको सर सहयोग मिला हर क्षेत्र में, चाहे प्री हो, मेंस हो, मेंस की बात करूं तो मुझको एथिक्स में हिंदी और निबंध, विशेषकर हिंदी निबंध में, और साक्षात्कार के दौरान जो मुझको सर सहयोग मिला। और सर मैं एक बात और कहूँगा कि जो आपके सानिध्य में रहने से परीक्षा तो मेरी निकली ही, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आपके साथ रहने से जो मेरा व्यक्तित्व का विकास हुआ है वो सर बहुत सर मायने रखता है। और जो डॉक्टर CL त्रिपाठी सर जी को जानते हैं तो इस रूप में जानते हैं कि हिंदी के विद्वान है, निबंध के विद्वान है। इनके जीवन का एक बहुत छोटा पहलू है, इनका जो व्यक्तित्व है बहुत आयामी है। ये अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विद्वान हैं, और अधिकारी भी हैं, और टीचर भी हैं, और सबसे मुख्य चीज कि ये सबको स्नेह देने वाले मेरे बड़े भाई, अभिभावक और अग्रज हैं। तो इस रूप में मुझे प्रज्ञा प्रवाह का बहुत हमेशा हर पल सहयोग रहा, और पढ़ाई से इतर भी हर प्रकार का आर्थिक जो भी सहयोग हो सकता था सर ने किया है। इसके लिए सर मैं हमेशा आपका सर आभारी रहूंगा। नहीं, बिल्कुल आपने परिवार की बात की, तो परिवार का दायित्व तो बनता है। बिल्कुल सर। अगर मैं ना करता तो निश्चित रूप से मैं दायित्वहीन व्यक्ति होता। बिल्कुल सर। और अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी उससे भागने का प्रयास करता, तो ये चीज कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, और इसमें कहीं कोई कृतज्ञता ज्ञापन की या धन्यवाद ज्ञापन की बात ही नहीं है। इट्स माई ड्यूटी। और तो वही जो बात होती है कि इसको और आगे बढ़ाते चलना है। बिल्कुल हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि से हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि आप शाखा हो
और हर शाखा को एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होना है, रूपांतरित होना है। यावत संधि शाखा तावत संधि वृक्षा। अभी शिवम एक शाखा के रूप में था, अब शिवम एक वटवृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा। ढेर सारी शाखाएं होंगी और उस वटवृक्ष को और बृहद रूप देना है। और संघ लोक सेवा आयोग का भी साक्षात्कार होगा वहां पर, तो वहां पर जब आप जाओगे तो निश्चित रूप से चीजें और बढ़िया से होनी है, आप वहां पे आपको और अच्छा करना है। तो अभी आप साक्षात्कार की चर्चा कर रहे थे, उसी संदर्भों में, जो पारिवारिक संदर्भों में हमसे भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सपने में और यथार्थ में क्या अंतर है जी। तो मैंने उनसे अनुमति मांगी कि सर एक कविता के माध्यम से वैसे कहना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन जो थे तो यहाँ अंग्रेजी के प्रोफेसर, लेकिन क्या बोलूं, क्या याद करूं, उनकी जीवनी है और मधुशाला और क्या क्या। तो उसी में एक उनकी शानदार पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का अनुसंधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो ये सपने में, और हमें जो हमारे सपने हैं उन्हें हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उनका भी अनुसंधान करना चाहिए कि हमारी तैयारी की स्थिति क्या है, तैयारी की दशा क्या है, तैयारी की गति क्या है। और इसका अनुसंधान करेंगे तो निश्चित रूप से जो बटोही है वो अपने गंतव्य, अपनी बाट तक पहुंचेगा और सफलता को प्राप्त करेगा। बटोही आपने सर कहा है, तो बटोही को सर राह दिखाने वाले सर आप ही हो सकते हैं। आप सर एक कुशल, बहुत अच्छे सर मार्गदर्शक हैं, जो सर बिना किसी अपने उस हित को सोचे हुए आप हमेशा जो है छात्र हित में, विद्यार्थी हित में। मेरी एक टीम थी, हम 7-8 लोगों की, जिनसे आप सभी से परिचित हैं। इस बार हमारा सभी लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से लगता है कि बटोही को यदि उस सागर पार होना है, तरना है, तो सर के पास निश्चित रूप से ये बिल्कुल अभी जब आप लोगों को परिणाम है, अभी आपके परिवार की बात की थी, तो मैं जिस दिन परिणाम आया, बल्कि लगातार देख रहा था, संपर्क में था कि कब वहां पर डाउनलोड हो रहा है। और जैसे ही हुआ तो बिल्कुल थरथराती हुई उंगलियों से उसको खोला गया। हम थे, हमारी बिटिया थी, हमारी जीवन संगिनी थी, और जैसे ही देखा गया कि नहीं शिवम गुप्ता हुए हैं ना, तो बिल्कुल जैसे लगा कि नहीं साक्षात शिव का यहाँ अवतार हो गया है सफलता के रूप में। बिल्कुल उछल पड़े। प्रिंस का हुआ डिप्टी कलेक्टर के रूप में, विकास का डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ, और इसका जो है निमिषा का डिप्टी जेलर के रूप में, मंजेश हैं डीएसओ के रूप में। तो इससे हम लोग ऐसे जैसे जैसे नाम आगे बढ़ता गया वैसे यहाँ पर खुशी हकीकत में बिल्कुल सर बढ़ती चली गई। तो ये क्या है, या कहीं पर भी इसमें व्यावसायिकता नहीं है, बल्कि वो एक पीस होती है। अभी हम लोगों ने साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजन करवाया था, उसमें डॉक्टर कृष्णाकांत पाठक, जो बहुत जाना माना नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, वो भी अपना अमूल्य मार्गदर्शन दिया, आपसे प्रश्न पूछा था उन्होंने। और तो वो कहा करते थे, जो अभी आप कह रहे थे कि किस प्रकार से आप मार्गदर्शन देते हैं, तो मार्गदर्शन देने के पीछे मेरी एक अपनी टीस भी है। बिल्कुल। उस समय वो बोले थे कि मेरा रिकॉर्ड त्रिपाठी जी तोड़ेंगे, बिल्कुल, और किसी कारण से नहीं तोड़ पाया, सौभाग्य या दुर्भाग्य से। लेकिन मुझे लगता है कि वो दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य ही था। अगर वो रिकॉर्ड टूट गया होता तो हम कहीं बैठे होते। लेकिन यहाँ पर आपके साथ बैठने का सौभाग्य जो मिल रहा है, अपने बच्चों के साथ, अपने अनुजों के साथ में, जो एक बृहद परिवार बन रहा है, तो ये कहीं से भी संभव नहीं था। और हकीकत में अगर परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दी है, तो इस सामर्थ्य को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसको अभी जो आपने चर्चा की थी कि बुंदेलखंड को और ऊंचा उठाऊंगा, तो ये ऊंचा उठाने का जो भाव है, कि वो टीस ही है कि अरे भाई हमारे प्रदेश के साथ पिछड़ापन क्यों लगा हुआ है। तो इस पिछड़ेपन को बिल्कुल एकदम इतनी ऊंचाइयां प्रदान करनी है कि वो गौरवमयी स्थल इसके रूप में स्थापित हो जाए। मैथिली शरण गुप्त ने इसके संदर्भ में कहा था कि यही समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे, आगे क्या है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारे अंदर अगर मनुष्यता है तो हमें निश्चित रूप से अपनी ज्योति को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं परमात्मा से, आपसे, या आपसे सीधे एक आदेशात्मक शैली में कहूंगा कि नहीं, आप अपने अंदर उस समर्थ भाव लाएं। और परम पिता से या निवेदन है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना है कि आप में वो सामर्थ्य प्रदान करें कि आप अपने परिवेश को, अपने परिवार को, अपने जो आपका क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ उसको उतारते हुए आगे बढ़े। आप यहाँ पर आए, निश्चित रूप से यह प्रज्ञा परिवार के लिए बहुत खुशी का पल है।
और इस बार के जो परिणाम हैं बिल्कुल सर। और उसके बाद जो प्रज्ञा प्रवाह परिवार में पहला साक्षात्कार लिया जा रहा है 2023 के परिणाम का, वह शिवम से शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से शिवम, सत्यम और सुंदरम चीजें आगे साकार होने वाली है। बहुत बहुत आभार शिवम। और बिल्कुल वही जो यजुर्वेद का मंत्र है आपको अपने में साकार करना है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो शिव संकल्प यही है कि आपको संघ लोक सेवा आयोग को भी अपनी तपस्या, लगन और साधना के द्वारा हासिल करना है। और वहाँ का जो सर्वोच्च सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके रूप में हमारा शिवम एक दिन स्थापित होगा, यहाँ पर आएगा और फिर से उसका साक्षात्कार लिया जाएगा। बिल्कुल सर, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि सर आप जो है मेरी सेवा के दौरान, आगे IAS की तैयारी के दौरान जिस प्रकार से अभी आप सहयोग करते रहे हैं, पूरी टीम प्रज्ञा प्रवाह की जो पूरी टीम है मैं सहयोग करती रही है, उसी प्रकार से आप मार्गदर्शन करते रहिए बड़े भाई तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।